जय जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की कामयाबी की। मोदी जी ने एक तीर से कई निशान मारे हैं और भारत, मिडिल ईस्ट माने सऊदी अरब, तत्पश्चात यूरोप तक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा। ये भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अभी कल जो संपन्न हुई G20 सम्मेलन बैठक की, अब हम इसी के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो मैं मोटे तौर पर, वैसे तो बहुत सारे प्रस्ताव पारित हुए हैं, लेकिन मोटे तौर पर जो दो प्रस्ताव जो सबसे ज़्यादा मुझे लगे जो पारित हुए हैं, जो भारत की दृष्टि से, सारी दुनिया की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वे प्रस्ताव हैं। एक प्रस्ताव मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो है न्यूक्लियर थ्रेट, अर्थात बात बात में पाकिस्तान, चाइना अपने पड़ोसियों को, दूसरों को अणुबम की धमकी देते आ रहे थे कि ऐसा नहीं होगा तो हम लोग एटम बम फेंक देंगे, वैसा नहीं होगा तो एटम बम फेंक देंगे। इस तरह बात ही बात पर चाइना और पाकिस्तान जो धमकी गिदड़ भभकी जो देते आ रहे थे, उनके ऊपर अब एक लगाम लग जाएगी, क्योंकि सभी मेंबर कंट्रीज ने उसके ऊपर दस्तखत किए हैं। नो न्यूक्लियर थ्रेट, मतलब कोई किसी को अब परमाणु हमले की धमकी नहीं दे सकता। ये एक हुआ। दूसरा प्रस्ताव जो सर्वसम्मति से पारित हुआ है वो है कि जो भी एक देश दूसरे पर अगर आक्रमण करेगा तो आक्रमणकारी देश को सारे G20 समूह के देशों के द्वारा सर्वसम्मति से उसकी निंदा की जाएगी, उसकी भर्त्सना की जाएगी और उसके विरोध में सब कोई इकट्ठे खड़े हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी बात है। जो ऐसा देखा जाए तो ये तो यूनाइटेड नेशन में भी ऐसा आज तक नहीं हुआ कि भाई किसी आक्रमणकारी को सबके सब निंदा करें। ये विशेषकर ये जो दूसरा प्रस्ताव है, ये विशेषकर देखा जाए तो इसका अंदरूनी, मतलब सारा अंदरूनी जो है, इस प्रस्ताव के माध्यम से जो हमला किया गया है वो चाइना के ऊपर किया गया है। वो चाइना पर इसलिए किया गया कि चाइना के जो 17-18 जो पड़ोसी हैं, चाहे वो भूमि से मतलब लैंड बॉर्डर के एरिया में हो या समुद्री एरिया में हो, बॉर्डर हो, चाइना के सबके साथ में, अपने पड़ोसियों के साथ में, चाहे भूमि संबंधी हो या समुद्र संबंधी हो, विवाद हैं 17-18 पड़ोसियों के साथ, जो भी उसके पड़ोस में है। तो ये जो प्रस्ताव, दूसरा प्रस्ताव है, सीधा चाइना के खिलाफ है। चाइना का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन चाइना के खिलाफ है। वो चाइना भी समझता है इस बात को। और ये जो न्यूक्लियर थ्रेट वाला मामला, वो भी चाइना के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ है। ये भी सबको, ये दोनों दोस्त जो हैं, ये दोनों के दोनों ही सब समझते हैं सारी बात को। अब मैं आ रहा हूं, ये जो मतलब इसके पिछले, अब की बार तो 18वां सम्मेलन आयोजित हुआ था इसका, अपना G20 का भारत में, दिल्ली में। इसके पहले 17वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजन हुआ था इंडोनेशिया के बाली में। और बाली में जो उस समय जो थोड़े बहुत 2-4 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुए थे, और उसमें 4 जगह है, क्योंकि उस समय करीब 1.5 साल से रसिया यूक्रेन वार चल रहा है, सभी को जानते हैं। और उस समय रसिया यूक्रेन वार करीब जो युद्ध है, जो करीब 1 साल हो गया था, तो रसिया के खिलाफ उस समय 4 जगह प्रस्ताव में उल्लेख है कि रसिया एक आक्रमणकारी देश है। 4 जगह उल्लेख किया गया पिछले बार के 42 G20 शिखर सम्मेलन के दरमियान। लेकिन 18वां शिखर सम्मेलन जो दिल्ली में आयोजित हुआ, कहीं भी एक बार भी एक अक्षर भी रसिया के खिलाफ नहीं बोला गया। ये भारत की बहुत बड़ी सफलता है, अपने सदाबहार दोस्त रसिया के फेवर में, रसिया के पक्ष में। मानना पड़ेगा, हमारे जो अभी 4-5 जो बड़े बड़े काबिल ऑफिसर हैं, काबिल मंत्री हैं और काबिल बड़े बड़े अधिकारी हैं, उन दिन रात मेहनत जो किए हैं, कई दिन कई सप्ताह तक, उसी का परिणाम है कि सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ
यहां तक कि चाइना ने भी उसमें दस्तखत किया है, टर्की ने भी किया है, और जितने विरोधी हैं उन्होंने भी सबने दस्तखत किया है। और कहीं पर भी रसिया के खिलाफ एक शब्द भी नहीं लिखा गया, एक अक्षर भी रसिया के खिलाफ उसमें आया नहीं है, जिक्र नहीं आया। इससे तो माने हमारा जो सदाबहार दोस्त रसिया है उसके तो मतलब जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने धन्यवाद भी दिया है प्रधानमंत्री मोदी को, भारत को। अब मैं आ रहा हूं कि वो जो 4 जन कौन कौन थे, उसमें एक है हमारे जो एस जयशंकर, हमारे जो अभी विदेश मंत्री हैं, आज से करीब 5 साल पहले ये थे विदेश सचिव। मोदी जी ने इनकी प्रतिभा देखकर, सुषमा स्वराज के देहांत के बाद मोदी जी ने इनकी प्रतिभा देखकर इनको राजनीति में लाया और इनको विदेश मंत्री बनाया गया। और ये बहुत सफलतम, जो भारत जब से देश आजाद हुआ है, सफलतम विदेश मंत्रियों में एक है एस जयशंकर। दूसरे हैं अजीत डोभाल, उनका तो बात ही क्या है, वो तो भारत के एक तरह से जेम्स बॉन्ड है। और उनके जितनी सुरक्षा चाक चौबंद हुई है दिल्ली में, जो चप्पे चप्पर पर सुरक्षा अधिकारी थे, कहीं कोई छुटपुट भी घटना नहीं हो सकती है सुरक्षा की दृष्टि से। इस सारा का सारा जिम्मा अजीत डोभाल के ऊपर ही था और अजीत डोभाल ने अपनी भूमिका बहुत अच्छे से, सराहनीय तरीके से निभाई है। तीसरा निर्मला सीतारमण। ये जो G20 शिखर सम्मेलन है, ये जो G20 देश हैं, और ये जो G20 शिखर सम्मेलन है, ये दरअसल इकोनॉमिक सम्मेलन है, आर्थिक गतिविधियों का सम्मेलन है। इसमें राजनीतिक, वास्तव में कोई राजनीतिक और दूसरी बातें उसमें गौण थी, मुख्य बातें थी आर्थिक बातें, इकोनॉमिक इश्यूज जो है उसी के ऊपर चर्चा होनी थी। तो निर्मला सीतारमण जो हमारी भारत की जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। इसके अलावा यहाँ एक बहुत बड़े ऑफिसर हैं जो अमिताभ कांत, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है और उन्होंने भी बहुत ही शानदार कार्य किया है। ये जो 4-5 लोगों की जो टीम वर्क है, दिन रात कई दिन से ये लोग दिन रात मेहनत मशक्कत किए हैं, परिश्रम किए हैं, देश सेवा किए हैं। इसी का नतीजा है कि सर्वसम्मति से प्रस्ताव G20 शिखर सम्मेलन में, अर्थात दिल्ली डिक्लेरेशन में प्रस्ताव पारित हुए हैं, जिसमें सारे मेंबर कंट्रीज ने दस्तखत किए हैं। अब मैं आ रहा हूं, मेरी नजर में अगर एक बात को अगर सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी G20 शिखर सम्मेलन की, वो एक बात होगी अफ्रीकन यूनियन को इसमें शामिल करना। अफ्रीकन यूनियन का मतलब इसमें है 55 देश। अब पूरा अफ्रीका महादेश में 55 देश हैं। वो 55 देशों का जो समूह है उसको बोला जाता है अंग्रेजी में अफ्रीकन यूनियन। और वे करीब 95% देश गरीब देश हैं। उन्होंने अपना एक यूनियन फॉर्मेशन किया है। वो इसलिए फॉर्मेशन किया है कि पिछले 60, 70, 80 सालों में यूरोपियन कंट्रीज ने और अमेरिका ने यहाँ की आर्थिक बदहाली, गरीबी से जो परेशान है सारे देश, उनका ये लोग काफी शोषण किए थे, दोहन किए हैं। और यहाँ से ये एक मिनरल रिच कॉन्टिनेंट है, यहाँ माने खनिज द्रव्य भरे हुए हैं, सब देश में खनिज द्रव्य भरे हुए हैं। भाग्य की माने विडंबना देखिए, वहां मतलब धरती के नीचे सबसे ज्यादा मिनरल्स है और देश के लोग जो है बहुत गरीब है, क्योंकि आर्थिक दोहन, आर्थिक शोषण यूरोप के देशों ने और अमेरिका ने काफी किया है बहुत वर्षों से। और अब तो पिछले 10-15 साल से वहां चाइना भी पूरा राज जमा के बैठा है और वो अपना जो बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, जो एक BRI प्रोजेक्ट वो चला रखा है, उसके माध्यम से इन गरीब देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, सड़कों का जाल बिछाने के लिए 4 से 5% तक ब्याज में रुपया देता है और वहां काम होता है सड़कों का। और सारी की सारी मतलब पैसा भी जो खर्चा करता है, सारी की सारी चाइनीज मशीनरी है, चाइनीज वर्कर्स है, चाइनीज लोग टेक्नीशियन है, सारे के सारे को काम मिलता है। एम्प्लॉयमेंट कौन पाता है? चाइनीज लोग। और ब्याज इन लोगों से लेता 4 से 5%, जबकि वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड वो देते ब्याज 1% में, चाइना देता 4 से 5% में। और उनका खूब खून चूस देता है, शोषण करता है। और अब ये लोग जितने भी सब है, इनमें तो बहुत 1-2 देश तो ऐसे हैं अफ्रीका में जिनका वो मतलब एयरपोर्ट तक गिरवी रखा दिया था और एयरपोर्ट जब्त भी कर दिया फॉर नॉन पेमेंट।
ऐसा देश है चाइना। और सारे के सारे ये देश चाइना के द्वारा त्रस्त हैं, चाइना से दुखी हैं। और यूरोप और अमेरिका वालों को तो ये तो पहले से ही देख रखे हैं। अब इनका एकमात्र भरोसा था, आशा थी भारत पर, और भारत ने भी, मोदी ने भी इनको भरोसा और इनके भरोसा के अनुरूप ही काम किया है, इनके आशा के अनुरूप ही काम किया। एवं G20 के शिखर सम्मेलन में पहले दिन, मतलब शनिवार के दिन ही, ये जो G20 का जो अध्यक्षता मोदी जी ने की भारत की तरफ से, उसमें पहले दिन में पहला प्रस्ताव ही दे दिया कि अफ्रीकन यूनियन को इसमें शामिल करना चाहिए। और मोदी की अध्यक्षता में ही अफ्रीकन यूनियन के जो प्रेसिडेंट है उनको शामिल किया गया, वो भी सर्वसम्मति से। अर्थात अब ये जो G20 सम्मेलन है, अब ये बन गया G21। जैसा हम लोग के देश में एक शुभ का फिगर होता है, विशेषकर मारवाड़ी समाज में, कि जो 21 बोलते हैं बात बात में, ये काम होगा 21 हो जाएगा, ये ऐसा होगा तो 21 होगा, 21 ही करके दिखा दिया है मतलब मोदी जी ने। मानना पड़ेगा, इतनी चतुराई से डिप्लोमेसी की है, इतनी मतलब डिप्लोमेसी का इतना निशाना सटीक लगाया है मोदी जी और उनकी टीम ने, क्या बोल रहे हैं, चौके छक्के मारे हैं इन लोगों ने। देखा जाए तो वर्ल्ड डिप्लोमेसी के एंगल से अगर हम लोग देखें तो इस एक अकेले अफ्रीकन यूनियन को जो शामिल किए मोदी जी, उसमें 55 देश है। और मजे की बात यह है कि आधे से ज्यादा मुस्लिम देश है इसमें। कई तो अभी पत्रकार जगत में मतलब हंसी मजाक आपस में बोलते हैं कि ये जो अभी G20 शिखर सम्मेलन जो दिल्ली में आयोजित हुआ कल और परसों, ये G20 थोड़ी था, ये तो मुस्लिम कंट्रीज शिखर सम्मेलन, मुस्लिम कंट्रीज का शिखर सम्मेलन था। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें G20 में, या अब समझिए G21 में आधे से ज्यादा मुसलमान, आधे से ज्यादा क्या है, 80% मुसलमान देश है। एक एक करके मैं बता रहा हूं अभी आपको। विश्व का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुसलमान देश इंडोनेशिया, वो इसमें G20 में शामिल है। विश्व का सबसे पैसा वाला धनी राष्ट्र है सऊदी अरबिया, वो G20 में शामिल है। यूरोप में, पूरे यूरोप महादेश में एकमात्र टर्की ऐसा देश है जो मुस्लिम देश है, वो G20 में शामिल है। भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश जो मुस्लिम राष्ट्र है, वो G20 में शामिल है। पूरा अफ्रीकन यूनियन में जो 55 देश है, उसमें आधे से ज्यादा मुसलमान देश है, वो G20 में सम्मेलन में शामिल है। अर्थात पूरे विश्व के जो 57-58 कंट्री हैं, मुस्लिम कंट्री हैं, उसमें आधे से ज्यादा के 80% है इसमें अभी G20 में शामिल हो गए। और अब मजे की बात यह भी है, ये जो इतना तो यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन और जितने सब G20 के मेंबर्स थे, ऑब्जर्वर स्टेटस के लोग थे, स्पेशल इनवाइटेड थे, सबकी संख्या को अगर हम लोग जोड़ें तो 125 से ज्यादा देशों का रिप्रेजेंटेशन दिल्ली के G20 सम्मेलन में हुआ था। और 192 देशों का ही रिप्रेजेंटेशन है यूनाइटेड नेशन में, संयुक्त राष्ट्र संघ में। अर्थात विश्व की 60% लोगों का रिप्रेजेंटेशन, या 60% से भी ज्यादा लोगों का रिप्रेजेंटेशन, 60 यानी 65% देशों का रिप्रेजेंटेशन तो अकेले दिल्ली में आयोजन हुआ अभी 2 दिन का। अब बात यह है कि लोग कयास लगा रहे हैं पूरे विश्व। हाँ, एक और पहले मैं बात बता दूं, ये जो सबसे बड़ी और एक अचीवमेंट हमारे देश की ये हुई, वहां एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव और एक पारित हुआ है, वो ये है कि भारत मिडिल ईस्ट, मतलब जिसमें सऊदी अरबिया है, मुस्लिम कंट्री है मिडिल ईस्ट और यूरोप तक एक आर्थिक कॉरिडोर बनेगा, इकोनॉमिक कॉरिडोर। भारत, मिडिल ईस्ट, यूरोप, इसके बीच में एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा। अर्थात भारत से माल लाने ले जाने में बहुत सहूलियत होगी। भारत से मतलब भारत में कहां से जाएंगे ना, भारत का जो वेस्ट कोस्ट है, जिसमें वेस्ट कोस्ट में आ जाता है आपका केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, ये जो 5 राज्य हैं, इन 5 राज्यों में जितने भी बंदरगाह हैं, चाहे वे प्राइवेट बंदरगाह हो, सरकारी बंदरगाह हो, वहां से सारे माल जो कंटेनर में जाएंगे शिप में, वो सारे के सारे सऊदी अरब तक जाएंगे जहाजों में, विभिन्न बंदरगाहों तक, फिर वहां से रेल द्वारा यूरोप जाएंगे। माने रेल की कनेक्टिविटी भारत से यूरोप तक हो जाएगी। और ये जो है इसका जो फायदा, इसमें 2-3 फायदे हैं। एक तो
बहुत कम दिनों में भारत से माल लाना और ले जाना, ये दोनों संभव हो सकेगा। ट्रांजिट पॉइंट काफी रिड्यूस हो जाएगी, जो अभी टाइम लगती है उसमें काफी रिड्यूस भी हो जाएगी ट्रांजिट पॉइंट में। दूसरी ये है कि ये सस्ता भी होगा, चूंकि ट्रांजिट पॉइंट में समय कम हो जाएगा तो सस्ता ऑटोमेटिकली होगा। तो उसमें क्या है कि भारत का जो अब फ्यूचर में, भविष्य में जो भारत की जो एक्सपोर्ट होगी उसको भी काफी इजाफा होगा, और भारत का जो इंपोर्ट होगा उसको वो भी काफी सस्ता होगा। भारत का क्या है कि इस एक G20 शिखर सम्मेलन को सफलतापूर्वक आयोजन करने से भारत को अशेष लाभ भविष्य में मिलने वाले हैं। इसी एक भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बढ़ने पर जो अभी बनेगा उसके आधार पर मैं ये बात बोल रहा हूं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो ये चाइना के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है। वो इसलिए है, चाइना जो आज से कई वर्षों के पहले एक बॉर्डर रोड इनिशिएटिव यानी BRI जो आरंभ किया था, पूरे विश्व में सभी गरीब देश और विकासशील देश, डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप कंट्रीज को अपने मकड़ जाल में, कर्ज के जाल में फंसाकर, वर्ल्ड बैंक और IMF लोन देता है 1% में, लेकिन चाइना लोन देगा 3 से 5% में। अर्थात उनका खून चूसने का काम चाइना किया है और कर रहा है। उसी के चलते तो अफ्रीकन देश सारे बेचारे मतलब चाइना के मकड़ जाल में, कर्ज जाल में फंस गए, और कई उनके कितने पोर्ट, सी पोर्ट सब उनके चाइना जब्त भी कर दिया। लेकिन अब चाइना को ये जवाब मिला है कि अब वो जो दिन लद गए चाइना के जो बॉर्डर रोड इनिशिएटिव के जो चक्कर में लोगों को मकड़ जाल में, गरीब देशों को जो फंसा रहा था चाइना, वो उसके ऊपर बहुत बड़ी धमाकेदार थप्पड़ है चाइना के गाल पर। और उसका आज मालूम भी हो गया, क्योंकि चाइना का एक इंग्लिश मतलब अखबार है ग्लोबल टाइम्स। चाइना में तो फ्रीडम ऑफ प्रेस है ही नहीं, वहां तो इक्का दुक्का तो अखबार छपते हैं, कुछ 1-2 छपते हैं चाइनीज भाषा में और 1-2 छपते हैं इंग्लिश में। वो जो ग्लोबल टाइम्स में चाइना ने आज लिखा है कि भारत अमेरिका के जाल में फंस गया है, अमेरिका के प्रलोभन फंस गया है, और अमेरिका के खिलाफ चीन के खिलाफ अमेरिका भारत को इस्तेमाल कर रहा है, सऊदी अरब को भी इस्तेमाल कर रहा है। मतलब वो अपनी भड़ास, अपनी चिड़चिड़ापन इसी तरह निकाल रहा है, क्योंकि वो जानता है ये जो सारा जो भारत मिडिल ईस्ट और यूरोप का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है, ये सीधे चाइना के गाल पर थप्पड़ है। इसलिए वो अपनी भड़ास निकाल रहा है कि भारत अमेरिका के चक्कर में फंस गया है, अमेरिका के झूठे वादों में फंस गया है। दरअसल इसके पीछे भी और एक बड़ा कारण है कि आजकल अमेरिका और सऊदी अरब में थोड़ी बहुत मतलब टनाटनी चल रही है, थोड़ी बहुत बिगड़ गई है, रिश्तों में थोड़ी खटास आ गई है। तो भारत ने अब उसमें देखिए, कल जब मोदी जी वहां अध्यक्षता कर रहे थे, परसों और कल, तो एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बैठे हुए थे भारत के मोदी जी के बाएं तरफ, और दूसरी तरफ बैठे थे क्राउन प्रिंस सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सुलेमान। तो भारत ने इन दोनों देशों के बीच में खटास को मिठास में परिणत करने का भी प्रयास किया है। अब मैं बोल रहा हूं कि और भी कई जो इमेंस बेनिफिट है, बहुत सारे फायदे हैं भारत को इस G20 शिखर सम्मेलन में आयोजित होने पर, क्या क्या मिलेंगे भविष्य में। उसमें देखिए, एक तो जो फोटो सेशन जहां पर मोदी जी खड़े होकर सबको जो प्रगति मैदान जो भारत मंडपम में सबका स्वागत किए हैं, वो फोटो सेशन में सभी कंट्री के जो हेड आए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इत्यादि आए हैं, सबका जो स्वागत किए, उसके पीछे बैकग्राउंड था कोणार्क चक्र का। कोणार्क चक्र क्या है? ये एक समय का चक्र है, जो हमारे सैकड़ों साल पहले हमारे गणितज्ञों ने, हमारे जो सब विद्वानों ने, वो एक कोणार्क चक्र में जो 8 जो स्पोक दिखाए गए हैं, मोटे मोटे स्पोक, फिर वो 3-3 घंटे के हैं, 3 × 8 मतलब 24, बीच में 1.5 घंटे के भी दिखाए गए हैं कि कैसे कैसे वो जो समय का ज्ञान कैसे हमारे देश में लोगों को, हमारे देश की जनता को, सरकार को और विद्वानों को कैसे होता था। धूप यहाँ तक आएगी तो अभी 8 बज गए, यहाँ आएगी तो 8:30, यहाँ आएगी तो 9, इस तरह सबको ज्ञात होता था समय का। वो अब दूसरे शब्दों में वो एक समय का भी चक्र है, और कई अगर सोचे तो वो भाग्य का भी चक्र है, क्योंकि उत्थान पतन लगे रहते हैं, उसी तरह से ये धूप छांव भी लगे रहते हैं, समय भी ऐसा ही परिवर्तनशील है। वो जो कोणार्क चक्र है उसके बहुत सारे मीनिंग है। वो हमारे भारत के धरोहर है, उड़ीसा की धरोहर है, भारत की धरोहर।
और वो कोणार्क चक्र के सामने, अच्छा वो सूर्य का, भगवान सूर्य का जो मंदिर है कोणार्क में, वो सूर्य भगवान के रथ का एक चक्का है, पहिया है, उसी के जो चित्र उसका जो पीछे था बैकग्राउंड में, उसी चित्र के सामने खड़े होकर मोदी जी और सारे जितने देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष आए उनके साथ में मोदी जी ने फोटो खिंचवाई है, फोटो सेशन किया है। दूसरी ओर एक इसमें खास ध्यान देने की बात यह है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने जो राष्ट्रपति भवन में जो भोज आयोजित किया था परसों शाम को, डिनर जो दिया था, उसमें जो राष्ट्राध्यक्ष वगैरह जो भी आए थे विश्व से, उनको जो भोज दिया गया वो 100% वेजिटेरियन फूड, मतलब भारत की जो आत्मा है वो शाकाहारी भोजन में दिखती है। भारत का जो मिजाज है, भारत की जो आत्मा है, भारत की जो सोच है, वो शाकाहारी भोजन में दिखती है। और वो इस शाकाहारी भोजन उसमें परोसा गया राष्ट्रपति भवन में सभी मेहमानों के लिए। दूसरी ओर एक बात है कि उसके बैकग्राउंड में जहां राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू ने सभी, क्योंकि सभी राष्ट्राध्यक्षों का परिचय करा रहे थे मोदी जी कि भाई ये इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर है, उनकी पत्नी है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ये ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, सभी का परिचय एक एक करके मोदी जी राष्ट्रपति महोदया से करा रहे थे। और उसी समय उनके बैकग्राउंड में जो चित्र था वो था नालंदा विश्व बिहार की पुरानी नालंदा विश्वविद्यालय की फोटो। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व की सर्वप्रथम विश्वविद्यालय, और उसके देखिए सैकड़ों साल पहले वो माने आक्रमणकारी जो है, आतताई जो है बख्तियार खिलजी, उसने आकर वहां नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दी, क्योंकि इन जिहादियों को तो एक्चुअली पढ़ने लिखने से कोई मतलब है नहीं, इनको जो किताबें तो इनको कोई काम ही नहीं है ना किताबों का। अब यह देखिए कि सारे दुनिया में सबसे पहली विश्वविद्यालय वो थी और सबसे बड़ी विश्वविद्यालय भी वो थी। चीन से जो हैंग सांग जो आए थे हमारे यहाँ पर पर्यटक के रूप में, और कितने सारी दुनिया से लोग आते थे ज्ञान आहरण करने, ज्ञान समझने, ज्ञान पढ़ने, शिक्षा दीक्षा लेने, यहीं पर भारत में नालंदा विश्वविद्यालय में। वो हमारी एक ज्ञान धरोहर थी, ज्ञान आन बान शान का भंडार था, उसको बख्तियार खिलजी ने आग लगा दी। आग कितनी, मतलब उस जमाने में ना तो कोई प्रिंटिंग प्रेस थी, ना कोई ऑफसेट मशीन थी, कोई टेक्नोलॉजी जो आज के मॉडर्न जमाने की जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं थी आज से सैकड़ों साल पहले। उस समय तालपत्र के ऊपर हाथ से लिख लिख के किताबों का भंडार था, वो भंडार क्या पूरा खान थी वो किताबों की। वो बख्तियार खिलजी जो उसने आग लगाई, वो आग कई कई महीनों तक विश्वविद्यालय जलती रही। इतनी पुस्तकें वहां, हजारों लाखों की संख्या में पुस्तकें थी। अब आप सोचिए कितना बड़ा वो जुल्म ढाने वाला था, आक्रमणकारी था, अज्ञानी था, जिसने ज्ञान के भंडार को आग लगा दी। और ये हमारे जो अभी हमारे जो है तथाकथित बड़े बड़े नेता, जो कांग्रेसी नेता और तथाकथित धर्मनिरपेक्ष नेता, सेकुलर नेता, इन लोगों ने उस आक्रमणकारी को महिमा मंडित किया है। कैसे किया है कि नालंदा विश्वविद्यालय जहां पर ये आग लगी, उसके जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है, बड़ा रेलवे स्टेशन है, उसका नाम है बख्तियारपुर। देखिए, जिस शख्स ने हमारे ज्ञान के भंडार को आग लगाई, हजारों लाखों पुस्तकों को आग लगा दी, हमें बहुत बड़ा धक्का दिया, उसका ये दो महिमा मंडन कांग्रेस की सरकारों ने कैसे किया, वो उसी एरिया का एक बड़े रेलवे स्टेशन का नाम दे दिया बख्तियारपुर। ये बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन बिहार में आज भी है, जबकि उसका नामो निशान नहीं रहना चाहिए। आतताई का, आक्रांता का, उसके नाम पर उसका महिमा मंडन किया गया बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन करके। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।